डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमिक ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ एनर्जी मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लाजवाब टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में रहता ही रहता है, फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देगा ही देगा। और ये अगर आप समझते हैं तो इससे आसान कोई टॉपिक नहीं और बहुत आसान है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग एक एक करके बात को समझते हैं। आखिर एनर्जी क्या होता है बताइए, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एनर्जी क्या होता है बताइए। एनर्जी का डिफिनीशन सबसे पहले हम लोग को बताइए। एनर्जी होता क्या है? एनर्जी क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम में कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा है, इसका कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। द एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग पावर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 2 सेकेंड 4 सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ पावर कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। जैसे हम एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पावर को डिलीवर्ड कर रहे हैं, हमारा क्या हो गया, एनर्जी हो गया, क्षमता हो गया। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। द एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग पावर एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग पावर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो पावर डिलीवर्ड करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए कि एनर्जी का अगर हम बात करें, यानी कि एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला आप ही बताइए। एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा आपको पावर इंटू कितना हो जाएगा बताइए, टाइम। एनर्जी बराबर क्या होगा बताइए, पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी जो हो जाएगा आपका क्या होगा, पावर इंटू टाइम के बराबर होगा। अगर हम एक फिक्स टाइम मान लीजिए कि dt समय में कुछ आपको पावर मालूम है और एनर्जी चाहिए पूरे समय के लिए, तो हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। एनर्जी इक्वल टू मान लीजिए स्मॉल टाइम के लिए पावर मालूम है, स्मॉल टाइम के लिए, तो पूरा टाइम के लिए निकालने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन का हम लोग सहारा लेंगे। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 0 से t p0 इंटू कितना के बराबर होगा, dt के बराबर होगा। और एनर्जी मीटर जो है एक तरह का क्या है बताइए, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि हमारा 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट बताए थे। एक आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें पॉइंटर वगैरह लगा रहता है, एक आपका होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि रिकॉर्ड करता है। ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेट करके हमारा जितना रोटेशन होगा उस हिसाब से बात करेंगे। एनर्जी मीटर जो है एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। एनर्जी मीटर इज ए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये जो पॉइंट है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि एनर्जी मीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है कि आपका PMMC है, MI इंस्ट्रूमेंट है, या एनर्जी मीटर है, या फिर CRO है, कौन सा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, एनर्जी मीटर इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हमारा आखिर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी का बात करेंगे तो कुछ नहीं है सर, ये वाट मीटर ही है। यदि हम वाट मीटर मान लिया जाए, वाट मीटर में क्या देखे थे बताओ, वाट मीटर में क्या था, स्केल था, पॉइंटर था, 2 कॉइल था। ये हमारा मान लीजिए कि वाट मीटर है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसी वाट मीटर का स्केल और पॉइंटर हटा करके हम लोग डिस्क लगा देंगे। ठीक है, यही डिस्क को लगा देंगे, ये हमारा, तो ये बन जाएगा क्या, एनर्जी मीटर। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर में क्या होता है बताइए, डिस्क होता है। डिस्क जो होता है ऐसे गोल गोल ऐसे क्या करता है, घूमता है। यानी कि यदि आप वाट मीटर से पॉइंटर और स्केल को हटा करके यदि डिस्क उसके जगह पर इंसर्ट कर देते हैं, देन वाट मीटर बिकम्स एनर्जी मीटर। यानी कि हमारा बात करेंगे, इफ पॉइंटर एंड स्केल ऑफ किसका, वाट मीटर, पॉइंटर स्केल ऑफ वाट मीटर आर removed and discs are
inserted, then wattmeter becomes energy meter। तो वाटमीटर ही क्या हो जाएगा बताइए, इनर्जी मीटर हो जाएगा। देन वाटमीटर बिकम्स इनर्जी मीटर, यानी वाटमीटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इनर्जी मीटर बोलेंगे। कब हम इनर्जी मीटर बोलेंगे बताइए, जब इसका स्केल और पॉइंटर को रिमूव करके यदि हम डिस्क को लगा देंगे तो वाटमीटर बिकम्स इनर्जी मीटर। कितना आसान है सर, यानी वाटमीटर ही एनर्जी मीटर है। कब, जब स्केल और पॉइंटर को रिमूव करके और वहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, डिस्क लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है बताइए, इनर्जी मीटर बन जाता है। ठीक है, यानी एनर्जी मीटर कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन टाइप मीटर का। हम लोग बात करते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन टाइप मीटर क्या है। अब देखिए हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर जो है इंडक्शन टाइप, ये सबसे कॉमन एनर्जी टाइप मीटर है। इसको हम लोग वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, और अब ये 1-2 साल पहले सब रिप्लेस हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर आ रहा है, लेकिन 1-2 साल पहले का अगर हम बात करें तो सबके सब लगभग क्या था, आपका यही मीटर था, सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ये वाइडली यूज होता है, इन्वर्सली यूज फॉर एनर्जी मेजरमेंट इन एसी सिस्टम। एसी सिस्टम यानी कि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर सब स्टेशन ग्रिड ये सब में नहीं है हायर रेटिंग के लिए, ये हमारा यही चीज़ को यूज कर रहे हैं। अभी बहुत सारा घर में भी अवेलेबल है। ठीक है, क्यों, इसमें बहुत कम हाईली एक्यूरेट होता है और लो फ्रिक्शन एरर होता है क्योंकि रोटेटिंग है। साथ ही साथ ये जो है से बहुत कम वेरिएशंस इन लोड और टेम्परेचर वेरिएशंस का इस पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। किस पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है सर, तो सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का ये आपका कंस्ट्रक्शन है, हम डिटेल चर्चा करेंगे। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। बिल कैसे पैदा करते हैं, बिल कैसे हम लोग बताते हैं कितना यूनिट हुआ, तो एक यूनिट बराबर क्या होता है बेसिकली बताइए, 1000 वाट। एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक यूनिट इक्वल टू 1000 वाट। 1000 वाट, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब अगर हमारा 100 वाट वाला बल्ब यदि 10 घंटा जलाएगा तो 1 यूनिट होगा। 60 वाट वाला बल्ब लगभग आपका 8 घंटे के आसपास जलाएगा तब 1 यूनिट के आसपास बिजली बिल उठेगा। यानी कि 1000 वाट जब उठाइएगा, अगर एलईडी बल्ब अगर हम बात करें, एक गोल वाला बल्ब जो पिल्ला वाला जो आता है, अभी भी आता हो बल्ब जो कि 100 वाट का रहता है, तो 100 वाट वाला बल्ब अगर 10 घंटा जलाते हैं तो 1 यूनिट आएगा। एलईडी बल्ब अगर हम 5 वाट वाला 20 बल्ब जलाएंगे तो 1 बल्ब के बराबर बिजली उठेगा। ठीक है, तो कितना अच्छा चीज़ आ गया एलईडी वगैरह आकर के। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में समझिए कि एवरग्रीन आ गया है, तहलका मचा दिया है, जो कि कम सेव बिजली को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे। अब हम इसका कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, कंस्ट्रक्शंस डिस्कशंस हम लोग करते हैं। तो देखो ये आपका इसका कंस्ट्रक्शंस रहा। इसमें बेसिकली 2 मैग्नेट होता है, एक आपका सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और एक आपका शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये जो देख रहे हैं आप सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट को देख रहे हैं, इधर वाला बात को हम मिटाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आप इसको समझ जाते हैं तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चंस पूछे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे बिल्कुल ईजी वे में, जो बात हम बोल रहे हैं सारे नोट्स में लिखा रहेगा। अब देखिए हमारा ये जो है आपका क्या बताइए, सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है सर, सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक जो है सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट है और एक जो है क्या, ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपका शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये जो है शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगा बताइए, इससे होकर के सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट से होकर के क्या होगा बताइए, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा कितना, आई मान लीजिए कि करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारा मान लीजिए कि सीसी है, सीसी ये लोड के साथ जो कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कॉइल बोलते हैं। लोड के साथ जो कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, करंट कॉइल होता है। और ये एक होता है पोटेंशियल कॉइल जिसको क्या बोलेंगे, आईपीसी।
ये हमारा सीसी जो है सीरीज मैग्नेट है, ये जो है क्या है शंट मैग्नेट है। शंट क्यों होता है बताइए, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज के साथ पैरेलली कनेक्टेड होता है। ये सीरीज मैग्नेट क्यों होता है बताइए, क्योंकि मैग्नेट मतलब कौन सा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेसिकली। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं, यानी कि इसमें करंट जब तक है तभी मैग्नेट है, अगर करंट जीरो हो जाएगा तो मैग्नेट नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि उससे करंट से कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मौजूद होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में यदि करंट का मान जीरो हो जाएगा तो फिर वो मैग्नेट का गुण उसमें नहीं रहेगा, फिर वो मैग्नेट जैसा बिहेवियर उसका नहीं होगा। तो ये दोनों जैसे कैसा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और एक लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बताइए, सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और लोड के साथ शंट में, इसलिए शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं। और इसमें पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल भी इसको बोलते हैं। और इसमें जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज। और इसमें जो करंट होता है ये हमारा लोड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लोड चेंज होगा तो इसमें भी करंट चेंज होगा, जो कि हम लोग वाटमीटर में ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। और ये जो डिस्क है, ये डिस्क जो कैसा डिस्क है, ये डिस्क जो है आपका एल्युमिनियम डिस्क है। दिस डिस्क इज द एल्युमिनियम डिस्क। कैसा डिस्क है सर, ये जो डिस्क है एल्युमिनियम डिस्क है, एल्युमिनियम डिस्क है। और ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है कैसा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। जबकि ये दोनों मैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब बताइए करंट आईसीसी आएगा, करंट आईसीसी आएगा तो इसमें क्या होगा बताइए, इसमें कुछ न कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा। और जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कैसे पास करेगा बताइए। अब देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे करंट है, ये देखिए ऐसे करंट है। तो ये जो फाई आएगा किस तरीके से आएगा, मान लीजिए कि फाई जो है एक, मान लीजिए कि फाई फॉर एग्जांपल इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से कोई भी डायरेक्शन हम लोग मान लिया जाए, इसमें टकराएगा। और ऐसे फाई मान लीजिए किस तरीके से है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉइल कनेक्शन, डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्शन ऐसे का भी हो सकता है। ये मान लीजिए कि फाई सीसी है, ये ऐसे आपका 5cc ऐसे पाथ बना रहा है, किससे होकर के गुजर रहा है, ये जैसे इसमें एल्युमिनियम डिस्क में आकर के ठोकर लगा रहा है, ठोकर लगने के बाद फिर से क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक पाथ को क्या कर रहा है, बना रहा है। और इसमें अगर हमारा बात करें, इसमें मान लें कि करंट का डायरेक्शन फॉर एग्जांपल हम बात करें, तो इसमें मान लें कि करंट का डायरेक्शन है, तो जिस हिसाब से करंट का डायरेक्शन है उसी हिसाब से क्या रहेगा बताइए, फ्लक्स का डायरेक्शन रहेगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल करंट का डायरेक्शन जो है हमारा, करंट का डायरेक्शन जो है फॉर एग्जांपल हमारा इस तरीके से रहेगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन है, ऐसे आपका आ रहा है, ये देखिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा के हम फिर से बना रहे हैं। अब देखिए हमारा ये करंट के डायरेक्शंस पर हमारा निर्भर करेगा किस तरीके से है। मान लें कि इस तरह से आपका करंट का डायरेक्शन ऐसे आया, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा, फिर ऐसे करंट निकल गया, ऐसे करंट का डायरेक्शन होगा फॉर एग्जांपल ऐसे जा रहा, ऐसे जाएगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से आपका होगा, ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे इस तरीके से फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा, इस तरीके से आपका फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा, ऐसे इस तरीके से कॉमन पाथ आपका बनाएगा, इस तरीके से होगा सर। ये जो था से क्या था, स्पिंडल था जो मिट गया। अब देखो इस तरीके से है आपका, जैसे आपका फ्लक्स का पाथ है, ये जो फ्लक्स है इस तरीके से है, ये कौन सा फ्लक्स है, 5pc है बेसिकली, 5pc, ये क्या है 5pc है, और एक क्या बताइए 5cc है, एक 5pc है, दूसरा क्या है 5cc है, ये आपका 5pc है, 5pc ऐसे पाथ बना रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक 5cc है, 5cc किसके कारण से आया है, ICC के कारण, और 5pc किसके कारण से आया है, IPC के कारण। IPC क्या है, करंट थ्रू द प्रेशर कॉइल, ICC क्या है, करंट थ्रू द करंट कॉइल। इसके कारण जो फ्लक्स आया क्या है बताइए, 5cc है। क्लियर है, यहाँ तक बात बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम कंस्ट्रक्शंस में देखें, अगर सबसे पहले इसका हम कंस्ट्रक्शंस में देखें, तो कंस्ट्रक्शंस में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, बेसिकली टोटल 4 सिस्टम होता है। कौन कौन सा 4 सिस्टम होता है कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपको लिखना होगा। एक सबसे पहले ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म में दोनों मैग्नेट होता है, कौन सा, सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और दूसरा क्या होता है, शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लोड के साथ कनेक्टेड होता है, यानी उसमें करंट का वेरिएशंस लोड को वेरी करने से वेरिएशंस होगा, वैसे मैग्नेट को सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। शंट किसको बोलेंगे, जिसमें करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, और हमारा टॉर्क जो होगा से दोनों के रिजल्टेंट के कारण जो प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग रिजल्टेंट टॉर्क, जिसके कारण डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये डिस्क जो बना रहता है किसका बना रहता है, एल्युमिनियम डिस्क रहता है। ठीक है, दूसरा जो होता है
रोटेटिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब हमारा ये रोटेटिंग मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है बताइए, ये डिस्क और स्पिंडल क्या करेगा, घूमेगा। ये बेसिकली क्या होता है, ये 5 पीसी और 5 सीसी के रिजल्टेंट के कारण जो फ्लक्स होगा, जिसमें ईएमएफ होगा, ईएमएफ के कारण क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा, करंट के कारण क्या होगा, टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के कारण क्या होगा, डिस्क घूमेगा, जो कि रोटेटिंग मैकेनिज्म है। रोटेटिंग मैकेनिज्म में कौन सा आएगा बताइए, डिस्क आएगा। डिस्क है, स्पिंडल है, सब क्या है, रोटेटिंग मैकेनिज्म में है। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले के क्लासेस में। ये जो होता है पाइवट होता है, पाइवट होता है, और ये जो है से क्या है, ज्वेल बेयरिंग है, ज्वेल बेयरिंग है, ये जो ज्वेल बेयरिंग है। और इसको हम लोग क्या बोलते थे बताओ, सब चीज डिस्कशन कर चुके हैं। ये है स्पिंडल है, स्पिंडल घूमेगा। ये क्या है, एल्युमिनियम डिस्क है। तो अगर हमारा एल्युमिनियम डिस्क घूमेगा, इसके साथ साथ सारा चीज क्या होगा, रोटेटिंग मैकेनिज्म घूमेगा, ठीक है। ये ज्वेल बेयरिंग क्यों होता है, क्योंकि बहुत आसानी तरीके से क्या हो, घूम पाए, इसलिए हम लोग ज्वेल बेयरिंग का उपयोग कहते हैं। एक होता है ब्रेकिंग मैकेनिज्म। ब्रेकिंग मैकेनिज्म में परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। इसको परमानेंट मैग्नेट या फिर ब्रेकिंग मैग्नेट भी बोलते हैं। क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं, आगे चल के हम लोग बताएंगे। क्योंकि अगर हमारा ये मान लीजिए कि रोटेट करते रहेगा तो रोटेट ही रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब। हम लोग जानते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम। यदि कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा, यदि कोई बॉडी मोशन में होगा तो मोशन में रहेगा, जब तक कि कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो फिर वो क्या होगा, मोशन से या रेस्ट अपना पोजीशंस को चेंज करेगा। तो ये हमारा, अगर मान लिया रेस्ट में नहीं आना है, करंट सप्लाई खत्म भी हो जाएगा तो मोशन में रहेगा, तो उसको कौन रोकता है, परमानेंट मैग्नेट या फिर ब्रेकिंग मैग्नेट। तो ब्रेकिंग मैग्नेट भी होना जरूरी है। एक होता है रिडक्शन गियर ट्रेन, ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर। ये क्या है बताइए, ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर, ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर। ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर का काम क्या है बताइए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल गना का जो रस आप पीते हैं, उसमें आप देखे होंगे कि एक छोटा व्हील रहता है, उससे कनेक्टेड एक बड़ा व्हील रहता है, इस तरीके से रहता है। तो इसमें भी कुछ वैसा ही स्कीम रहता है। तो इसमें भी वैसा ही स्कीम रहता है। ये स्पिंडल से कनेक्टेड एक व्हील रहता है, उससे कनेक्टेड एक और व्हील रहता है, उससे कनेक्टेड एक और व्हील रहता है, उससे कनेक्टेड एक और व्हील रहता है। और इसमें क्या होता है, मीटर में आप ऐसा देखे होंगे, मीटर में देखे होंगे कि रीडिंग कैसा होता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का रीडिंग रहता है। एक जो देखे होंगे, एक जगह होंगे, ध्यान दीजिए कैसा रीडिंग रहता है। देखिए सर, एक ऐसा रीडिंग रहता है, हमारा गाना सुनने से काम नहीं चलेगा, इधर ध्यान दीजिए। एक हमारा क्या होता है, ऐसा रीडिंग रहता है। एक हमारा यहाँ पर जैसे कि मीटर जैसे चलता होगा तो यहाँ देखे होंगे 0 आता होगा, 1 आता होगा, 2 आता होगा, 3 आता होगा, 4 आता होगा, 5 आता होगा। फिर यहाँ से क्या होता होगा, खत्म हो जाता होगा। यहाँ से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक यहाँ पर लिखा जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि ए वाला 10 बार घूमेगा, ये वाला 10 बार घूमेगा तो ये कितना काउंटिंग करेगा, एक काउंटिंग करेगा। तो यहाँ मीटर में आपका 0, 1, 2 इसको काउंट नहीं करते हैं, बेसिकली यूनिट इसको नहीं बोलते हैं। ये 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे 9, 10 आएगा तो एक यहाँ पर लिखा गया, मतलब एक यूनिट आपका उठ गया। यानी कि ये 10 बार चला होगा तो कितना बार चलेगा, एक बार चलेगा। इसी तरीके से 20 राउंड अगर घूमेगा तो यहाँ पर फिर कितना आएगा, 9 के बाद फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से 30 बार घूमेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। घूमते 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 यदि 99 बार घूम जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा। बात समझे। इस तरीके से आपका बिजली बिल बढ़ते जाता है। इस तरीके से ये कौन काउंट करता है बताइए, ट्रेन ऑफ रिडक्शन गियर काउंटिंग के द्वारा यहाँ पर मीटर में आपका बिजली बिल, आपका यूनिट आपका क्या होता है, दिखाता है। ठीक है। तो आखिर क्यों घूमता है, किस कारण से घूमता है, तो यहाँ पर बताएं कि आपका 5 सीसी और 5 पीसी के कारण जो यहाँ पर ईडी ईएमएफ होता है, इसके कारण करंट होता है, जो टॉर्क लगता है, रिजल्टेंट टॉर्क के कारण से, चूंकि डिस्क घूमता है, डिस्क से स्पिंडल भी कनेक्टेड होता है, तो भी घूमता है, और इससे घूमता है तो रिडक्शन गियर उसको घूमने का काउंट करता है कि कितना बार घूमा है। यदि ये 10 बार घूमेगा तो 10 बार घूमेगा तो यहाँ पर कितना यूनिट उठेगा, 1 यूनिट। 10 बार कब घूमेगा, जब आपका 1 यूनिट पूरा उठ जाएगा। 1 यूनिट मतलब कितना, 1000 वाट। अगर 1000 वाट उठ जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर कितना काउंट करेगा, 1 काउंट करेगा। इस तरह से हमारा काम है किसका, ट्रेन ऑफ रिड्यूसिंग गियर काउंटिंग का, ये सब हमारा काम है। अब हम इसका ऑपरेशन का बात करते हैं सर। ये हमारा रहा कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसका नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे, और यदि खुद से लिखना चाहेंगे तो खुद से लिख सकते हैं, नहीं तो हम पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल का, इसका वर्किंग प्रिंसिपल का, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल या फिर
वर्किंग प्रिंसिपल इसका हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा रीडिंग है इसमें ऑपरेटिंग प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल या फिर वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, कैसे ऑपरेट करता है। अब देखो हमारा हम बोलेंगे बट यहाँ लिखेंगे नहीं, बस हम उसको फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करने से आपको सारा बात सब समझ में आएगा। और बाकी ऐसे तो हम पीडीएफ के रूप में सब आपको दे ही देंगे, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये दोनों कॉइल क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो हम रेफरेंस क्वांटिटी किसको लेते हैं, अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, पहले भी हम बहुत सारा बात किए हैं, तो हम लोग रेफरेंस किसको लेते हैं बताइए। जो चीज़ क्या होता है, सेम होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस। यहाँ पर सेम क्या है बताइए, वोल्टेज सेम है, तो रेफरेंस हम किसके लेंगे, वोल्टेज को लेंगे, ठीक है। तो हम वोल्टेज इज द रेफरेंस क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आ गया आप। हम लोग रेफरेंस का बात कर रहे थे, रेफरेंस लेंगे क्या, भी। मान लीजिए कि भी रेफरेंस लिए हम लोग, भी द रेफरेंस क्वांटिटी, भी द रेफरेंस, इस भी को रेफरेंस लिए, मान लिया जाए भी द रेफरेंस क्वांटिटी, इसको हम लोग भी को रेफरेंस माने। दिस इज सर भी। अब भी यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किए। अब हमारा मान लिया जाए इस पोटेंशियल कॉइल भी अप्लाई करने से इसमें करंट जो है आपका मान लिया जाए कि IPC है। कितना करंट है बताइए, IPC है, और इसमें करंट कितना है, ICC है, ठीक है। द करंट थ्रू करंट कॉइल इज लोड करंट विच इज लैग V/5। मान लिया जाए अगर हम ICC का बात करेंगे, तो ये मान लिया कि VL है, ये IL है, कितना डिग्री से हमारा लैग करेगा, IL जो बोले ये क्या है बताइए, ICC है, जो कि कितना एंगल से लैग कर रहा है बताइए, 5 एंगल से लैग कर रहा है। इज इट क्लियर। जब ये 5 एंगल से लैग करेगा, करंट थ्रू द लोड विच लैग बिहाइंड V/5, करंट ICC प्रोड्यूस्ड फ्लक्स 5cc। इस करंट ICC के कारण फ्लक्स 5cc पैदा होगा, और ये जो 5cc होगा ये हमारा करंट के साथ क्या होगा, सेम फेज में होता है। कैसे हमारा, क्योंकि फाई इक्वल टू होता है mmf/L, ठीक है। mmf/L यहाँ से देखिए हमारा mmf क्या होता है बताइए, n × I होता है, n × I, यानी कि I बराबर कितना होगा, अगर Im sin ωt होगा तो फाई बराबर कितना, 5m sin ωt, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। यदि हमारा I यदि होगा फॉर एग्जाम्पल Im sin ωt, ठीक है, तो यहाँ देखिए फाई बराबर क्या होगा, n/s × Im sin ωt, ऐसा होगा। n × Im को हम लोग लिख सकते हैं 5m sin ωt, यानी कि ये जो होगा से आपका Im sin ωt होगा, ये जो होगा से कितना 5m sin ωt होगा, यानी ωt के बाद कोई एंगल नहीं है, इसमें भी ωt के बाद कोई एंगल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है ωt है, ये भी क्या है ωt है, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है, 0 है, यानी कि IPC, ICC और क्या 5cc दोनों क्या होगा, सेम फेज में होगा, दोनों क्या होगा, सेम फेज में होगा। यानी इधर क्या होगा बताइए, आपका 5cc भी इधर ही लाई करेगा। अब देखिए, अब ये 5cc के कारण, ये 5cc किससे लिंक कर रहा है बताइए, ये 5cc जो लिंक कर रहा है किससे, आपका एल्युमिनियम डिस्क से। एल्युमिनियम डिस्क भी मेटल्स है, जब इससे लिंक करेगा तो इसमें क्या होगा, EMF पैदा होगा। और ये डिस्क है, इस टाइप से सर्कुलर है, डिस्क में EMF पैदा होगा, इसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और EMF के कारण क्या होगा, करंट होगा, वो करंट को भी हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, अगर मान लीजिए कि कोई कॉइल रहता, कोई वायर रहता, तो इससे करंट होता तो हम लोग एमीटर लगा के माप लेते हैं, लेकिन ये जो सर्कल है, ये सर्कल में कहाँ पर एमीटर लगाइएगा बताइए, डिस्क में एमीटर कहाँ पर लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा कि यहाँ लगाइएगा, ये जिधर मन तिधर करंट फ्लो करेगा, ये सर्कुलेटिंग करंट होगा, इस करंट को ED करंट बोलेंगे। और इसमें जो EMF होगा, जो सर्कुलेटिंग करंट को फ्लो करवा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, EDMF बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका क्या है बताइए, 5cc है, ये जो है से क्या बताइए 5cc है। 5cc के कारण क्या होगा बताइए, EMF पैदा होगा, EMF पैदा होगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ECCE। ECCE क्यों बोलेंगे, ये जो है से EMF इंड्यूस्ड हो रहा है किसके कारण, करंट कॉइल, कहाँ इंड्यूस्ड हो रहा है, एल्युमिनियम डिस्क में। और कैसा EMF है, EDMF है, E इंडिकेट कर रहा है किसको, ED को, ठीक है। ED क्या होता है, जो कि नॉन मेजरेबल होता है। यहाँ पर हमारा न तो EMF को मेजर कर सकते हैं, न तो करंट को मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, EMF।
यानी कि ये जो है ECCE किसके कारण जनरेट हो रहा है, तो फ्लक्स 5cc के कारण, जो कि एल्युमिनियम डिस्क में कट कर रहा है, कट करने से यहाँ पर EPCE जनरेट हो रहा है। क्लियर है। जब आपका ECCE आपका जनरेट होगा तो ये जो है मेन फ्लक्स 5cc इससे कितना डिग्री लैग करेगा बताइए, 90 डिग्री लैग करेगा। क्यों? क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है बताइए, n/dt। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, मान लीजिए साइन मेगा टी, फाई बराबर कितना, 5m साइन मेगा टी, ई किसके टर्म में आएगा, कॉस मेगा टी, और साइन कॉस में फेज डिफरेंस कितना डिग्री का होता है बताइए, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, कितना डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यानी कि इसके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, और 90 डिग्री EMF क्या करता है, इससे लैग करता है। तो 90 डिग्री लैग करता है, मतलब 90 डिग्री किधर होगा, इस डायरेक्शन में आपका 90 डिग्री होगा। ये जो होगा से आपको क्या होगा बताइए, ECCE ये जो है आपका क्या होगा, ECCE होगा। क्लियर है सर यहाँ तक? ये क्या हो गया, ECCE हो गया। तो ECCE आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं कि ECCE समझ गए होंगे। और ECCE होगा तो ये एल्युमिनियम डिस्क में EMF होगा, तो इसके कारण ED करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा इसमें, डिस्क में सर्कुलेटिंग करंट। ये एंगल मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इससे कितना डिग्री लैग कर रहा है, मान लीजिए कि अल्फा एंगल से क्या कर रहा है बताइए, लैग कर रहा है। ये एंगल कितना से लैग कर रहा है, इसके बीच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसके बीच एंगल कितना है, अल्फा। ये अल्फा डिग्री से इसको से क्या है बताइए, झुका हुआ है। ये अल्फा डिग्री से इससे क्या कर रहा है बताइए, लैग कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ये अल्फा एंगल स्मॉल एंगल है, बहुत बड़ा एंगल नहीं होगा ये अल्फा इज द स्मॉल एंगल है। ठीक है, किसके बीच का एंगल अल्फा है, ये एग्जैक्ट इसका एंटी पैरेलल नहीं है, कुछ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कितना इंडक्टिव है उस पर निर्भर करेगा। ये एंगल को मान लिया जाए कि अल्फा है, ये क्या है बताइए, ICCE है। यहाँ तक सर क्लियर हो गया? हम आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे का बात करते हैं। अब हमारा ICC का काम ओवर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा इसमें अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट क्या फ्लो करेगा, IPC फ्लो करेगा सर। IPC ये भी क्या एक तरह का कॉइल है तो इंडक्टिव नेचर होगा। मान लें कि डेल्टा एंगल से लैग कर रहा है, ये ज़्यादा इंडक्टिव होगा। प्रेशर कॉइल यहाँ पर मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्टिव इन नेचर है, जंक्शन से आगे चल के पता चलेगा। तो ये मान लिया जाए कि आपका डेल्टा एंगल से लैग कर रहा है। ये कितना डिग्री से लैग कर रहा है सर, कौन सा, IPC कितना एंगल से लैग कर रहा है, ये एंगल है, दिस एंगल इज डेल्टा, ये एंगल डेल्टा है। ठीक है, अब ये एंगल अगर डेल्टा है और इस IPC के कारण फ्लक्स क्या होगा बताइए, 5PC, और ये 5cc और IPC दोनों क्या होगा बताइए, सेम फेज में होगा। दोनों क्या होगा बताइए, सेम फेज में होगा। IPC और 5PC दोनों क्या होगा, सेम फेज में होगा। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे इसके कारण जो EMF होगा, किसके कारण जो इससे क्या करेगा, 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। ये मान लीजिए कि 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा। ये क्या होगा, EPCE कितना डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। यहाँ तक समझ में आया। और इसमें जो ED/EMF होगा, कैसे EMF होगा, 5PC को लिंक करने से ED/EMF होगा। किसमें, इसको क्या पढ़ेंगे, EMF इंड्यूस्ड इन एल्युमिनियम डिस्क ड्यू टू प्रेशर कॉइल। कौन सा EMF है, तो ED/EMF है। और इसमें इस ED/EMF के कारण इसमें कुछ न कुछ करंट होगा, वो भी करंट क्या होगा, इससे लैग करेगा। कितना डिग्री से लैग करेगा, सेम एंगल अल्फा से ही लैग करेगा, सेम एंगल अल्फा से ही लैग करेगा। क्यों सेम एंगल अल्फा से करेगा, क्योंकि ये भी तो एल्युमिनियम, इसके लिए भी एल्युमिनियम है, इसके लिए भी एल्युमिनियम है, मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी जो भी होगा ये क्या होगा, सेम ही एंगल से क्या करेगा, लैग करेगा। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप मेरे बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से फेजर डायग्राम में आप समझ गए होंगे। क्लियर है? जब आप मेरा बातों को अगर फेजर डायग्राम में आप समझ गए हैं तब हम आगे की बातों को करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया। जब यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गया तब देखिए दो कॉइल है। एक आपका यहाँ पर टॉर्क जो जनरली डिपेंड करेगा, कैसे टॉर्क होगा। अब हमारा देखिए टॉर्क इक्वेशंस पढ़े थे हम लोग EMMC इंस्ट्रूमेंट का। EMMC का टॉर्क इक्वेशन क्या था, I1I2 cos फाई इंटू DM बाई कितना d थीटा था। एक क्या था, करंट कॉइल का था, दूसरा क्या था, प्रेशर कॉइल का करंट था, ऐसा था। और ये दोनों के बीच का एंगल था फाई। अब यहाँ मान लिया जाए एक का अगर हम करंट ले लें, दूसरा का अगर हम फ्लक्स ले लें तब भी काम चलेगा, क्योंकि इस करंट के कारण से फ्लक्स है। तो यहाँ पर आपका दो कॉइल है,
एक आपका करंट कॉइल है, दूसरा जो है आपका क्या है, प्रेशर कॉइल है। ठीक है, तो दोनों के कारण हम लोग बात करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेशर कॉइल का बात करते हैं। प्रेशर कॉइल देखो, प्रेशर कॉइल में क्या क्या है, प्रेशर कॉइल में क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग वोल्टेज भी अप्लाई किए। इस भी के कारण क्या हुआ, भी के कारण क्या हुआ, आईपीसी। इस भी के कारण क्या हुआ बताइए, आईपीसी। इस आईपीसी के कारण क्या होगा बताओ, 5पीसी हुआ। ये हमारा वोल्टेज भी अप्लाई किए, भी के कारण आईपीसी, आईपीसी के कारण क्या होगा बताइए, 5पीसी। इस 5पीसी के कारण क्या हुआ बताइए, ईपीसीई हुआ। और ईपीसीई के कारण क्या हुआ बताइए, आईपीसीई हुआ। यहां तक बात बोले। भी के कारण क्या हुआ, आईपीसी, आईपीसी के कारण क्या होगा बताइए, 5पीसी, 5पीसी के कारण क्या हुआ, ईपीसीई, ईपीसीई के कारण क्या हुआ, आईपीसीई। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? हम आशा करते हैं कि यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम फेजर डायग्राम से बात करते हैं। अब अगर हम फेजर डायग्राम से बात करेंगे तो देखो, ये हमारा ए भी पीसी, आईपीसी और 5पीसी के बीच एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। क्लियर? 5पीसी, 5पीसी और ईपीसीई, 5पीसी और ईपीसीई के बीच एंगल कितना है बताओ। ये 5पीसी और ईपीसीई के बीच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसके बीच एंगल जो है से कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ईपीसीई, आईपीसीई इसके बीच एंगल कितना है डिग्री, अल्फा है। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? एक के बीच यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक अल्फा। एक इसमें बताइए प्रेशर कॉइल में है। अब हम बात करते हैं किसका, करंट कॉइल का बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसका, करंट कॉइल का बात करते हैं। ये हम करंट कॉइल का बात करते हैं। तो एक आपका प्रेशर कॉइल है, दूसरा जो है आपका क्या है, करंट कॉइल है। तो हम दोनों का बात करते हैं, प्रेशर कॉइल का भी बात करते हैं, साथ साथ हम करंट कॉइल का भी बात करते हैं। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल का भी हम लोग बात करते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं किसका, करंट कॉइल का। तो एक प्रेशर कॉइल है, दूसरा जो है क्या बताइए, करंट कॉइल है। तो करंट कॉइल का अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लोड करंट होता है आईएल। इस लोड करंट जो आईएल होता है यही क्या होता है, आईसीसी। आईसीसी के कारण क्या होता है बताइए, 5पीसी। 5पीसी के कारण क्या हुआ बताइए, ईपीसीई। 5पीसी के कारण क्या हुआ, ईपीसीई, ईपीसीई, ईपीसीई। ईपीसीई के कारण क्या हुआ, आईपीसीई, सॉरी सीसी ना, आईसी, 5सीसी, 5सीसी के कारण ईसीसीई, ईसीसीई के कारण आईसीसीई। आईसीसी क्या है, ईडी करंट है। किस में है, एल्युमिनियम डिस्क में है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। अब एंगल का बात करते हैं। आईसीसी 5सीसी के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। और 5पीसी और ईसीसी के बीच का एंगल कितना डिग्री है बताइए, इसके बीच एंगल है आपका 90 डिग्री का। इसके बीच एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, टॉर्क इक्वेशन निकालने के लिए। टॉर्क इक्वेशन निकालने के लिए एक का फ्लक्स लेंगे और दूसरा का क्या लेंगे, जैसे कि हम डिफ्लेक्शन टॉर्क निकालेंगे, डिफ्लेक्शन टॉर्क निकालेंगे तो डिफ्लेक्शन टॉर्क जो होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क टीडी, दोनों का डिफरेंस होगा। ये हमारा TD1 माइनस कितना होगा, TD2, इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि हमारा एक का फ्लक्स, दूसरे का करंट, दूसरा का फ्लक्स, पहला का करंट निकाल के एक के कारण TD1 निकालेंगे, दूसरे के कारण TD2 निकालेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसमें इधर से भी फ्लक्स आ रहा है, इधर से भी फ्लक्स आ रहा है, दोनों के रिजल्टेंट फ्लक्स के कारण, दोनों के रिजल्टेंट फ्लक्स के कारण जो भी होगा, दोनों के रिजल्टेंट फ्लक्स के कारण हमारा जो भी टॉर्क उत्पन्न होगा, उसी के कारण क्या होगा, ये स्पिंडल्स या डिस्क आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो डिस्क जब तक रोटेट नहीं करेगा तो ट्रेन गियर काउंटिंग इसको काउंट नहीं करेगा, तो मीटर में बिजली बिल आपका नहीं उठेगा। ठीक है, तब हमको टारगेट है TD1 निकालना, TD2 निकालना। तो एक का इसमें हम लोग क्या लेंगे, फ्लक्स लेंगे, दूसरा का क्या लेंगे, करंट लेंगे। तो इसके कारण मान लिया जाए कि आपका TD1 आया, TD1 आया। दूसरा हमारा 5cc IPC ले ले रहे हैं, इसके कारण क्या आया, TD2 आया। तो एक के कारण TD1 आया, दूसरा के कारण क्या आया, TD2 आया। यहाँ तक बात समझ में आ गया, TD1 और TD2 के कारण आपको आया। अब हमारा बात करते हैं TD1 का बात करते हैं, साथ ही साथ TD2 का बात करते हैं। अगर दोनों हमारा निकल जाएगा तो हमारा काम बिल्कुल इजी वे में आपका बन जाएगा। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं सर TD1 का, फिर बात करेंगे क्या, TD2 का। ठीक है, तो चलो हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क TD1 का बात करते हैं। तो TD1 आपका क्या होगा, एक का फ्लक्स, दूसरे का क्या, करंट। एक का फ्लक्स मतलब मान लीजिए कि इस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बताइए, 5pc।
टी डी भी आपका जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताइए, 5 का होगा ना। तो टी डी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताइए, 5 का होगा। 5 इंटू क्या, ICCE इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन 5 एंड ICCE। हम लोग बोले थे ना कि ये हमारा 5 दोनों का अलग अलग, एक का फ्लक्स दूसरे दोनों का कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसका क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। dm/d को हटा दिए इसलिए इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले रहे हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा 5 जो है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, देखो ध्यान दो कि ये जो 5 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, ये 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VL का या V का। और यहाँ से देखिए ICCE किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बताइए, IL का। एक आपका VL का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक किसका है बताइए, IL का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से देखिए हमारा TD इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं किसका, TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं किसका, VL IL कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल हम बात करेंगे तो 5 और ICCE का। देखो कहाँ पर है फिगर में, देखो 5 कहाँ पर है बताओ, 5 जो है यहाँ पर है, देखो ग्रीन पेन से दिखा रहे हैं। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और आपका ICCE यहाँ पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल चाहिए। अब बताइए आप यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, बताइए आप ही। अब बताइए यहाँ तक, ये देखो एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये दोनों एंगल में से ए वाला एंगल घटा दे, ए वाला एंगल कितना होगा, डेल्टा माइनस फाई होगा, ए वाली डेल्टा फाई तो डेल्टा माइनस फाई है। हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए और यहाँ से यहाँ तक पता है अल्फा, ए वाली कितना है 90 डिग्री। तो ये पूरा में से अगर ये वाला एंगल घटा देंगे तो इसके बीच का एंगल निकल जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 90 डिग्री प्लस अल्फा, अल्फा माइनस कितना डेल्टा माइनस फाई, माइनस कितना डेल्टा माइनस फाई, ये एंगल आपका हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया बताइए, TD1 आ गया। ये जो आ गया से आपका क्या आ गया बताइए, TD1 आ गया। TD1 इक्वल टू इतना आपका आ गया। तो ये जो है से TD1 आ गया। TD1 में हम लोग को आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, TD2 निकालेंगे। तो TD2 निकाल करके हम लोग देखते हैं कि TD2 का मान कितना आता है। इतना तक जल्दी से आप नोट कीजिए, TD1 तक। अब हम लोग TD2 निकालते हैं सर, देखते हैं TD2 का वैल्यू कितना आता है। इसी तरह से हम TD2 निकालेंगे। तो TD2 का वैल्यू कितना आएगा, देखिएगा ध्यान दीजिए, TD2। तो TD2 का जो वैल्यू आएगा आपका TD2 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताइए, आपका 5cc एक का फ्लक्स, दूसरा का क्या करंट IPCE। इसके बाद क्या होगा, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन कितना होगा बताइए, 5cc एंड कितना IPCE, इतना बोल सकते हैं। अब देखो हमारा ये जो 5cc है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बताइए, IL का है ना। 5pc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बताइए, IL का है। ये जो है से हम लोग 5cc को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग लिख सकते हैं। 5pc जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग लिख सकते हैं किसका बताओ, ये जो है 5cc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ये जो है से IL का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड आपका IPCE जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, V का या VL का डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, IL इंटू कितना हो जाएगा बताइए, VL कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IL इंटू VL कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम देखो कितना होगा, ध्यान देने वाली बात है। किसके किसके बीच एंगल चाहिए, 5cc कहाँ पर है, देखो ये हम लोग ब्लू पेन से देखते हैं। 5cc यहाँ पर है और क्या IPC यहाँ पर है। देखो इसके बीच का एंगल, यहाँ से चलते हैं, ए वाली डेल्टा माइनस फाई, ए वाली 90 डिग्री, ए वाली अल्फा, यानी 90 डिग्री प्लस अल्फा और प्लस में कितना डेल्टा माइनस फाई। इसमें था माइनस डेल्टा माइनस फाई, इसमें क्या प्लस डेल्टा माइनस फाई, यानी कि ए वाली एंगल जो हो जाएगा आपका 90 प्लस अल्फा प्लस कितना डेल्टा माइनस फाई। यहाँ तक बात समझ में आ गया। ये क्या होगा बताइए,
TD2 आ गया, तो आपका TD1 भी मिल गया और TD2 मिल गया। ये दोनों के रिजल्टेंट टॉर्क जो भी होगा इसके कारण क्या करेगा, स्पिंडल क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा। यहाँ तक हमारा आशा करते हैं कि आप बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर बात को समझ गए होंगे यदि, तो अब हमें फेजर डायग्राम का काम जो गया हमको पूरा हो गया है। अब फेजर डायग्राम को अब हम मिटा सकते हैं। फेजर डायग्राम को मिटा करके और कैलकुलेशंस पार्ट को हम लोग करते हैं। तो चलो अब मिटाते हैं इसको। देखो हमारा जान दो, तब हम लोग इसको मिटाते हुए आगे के और कैलकुलेशंस को हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हमको रिजल्टेंट टॉर्क चाहिए, डिफ्लेक्शन टॉर्क चाहिए। डिफ्लेक्शन टॉर्क चाहिए तब देखिए कि क्या होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क हमको चाहिए तब देखिए कि क्या होगा। ये हमारा देखिए ध्यान दीजिए, डिफ्लेक्शन टॉर्क TD इक्वल टू क्या होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क TD बराबर TD1 माइनस कितना, TD2 होगा, मॉडुलस है आपका। अब TD1 भी आपको पता है, TD2 भी पता है, दोनों में देखिए VL-IL कॉमन है, तो दोनों में हम लोग VL-IL को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी TD इक्वल टू होगा VL-IL को कॉमन ले लिए, VL-IL को कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा बताइए, cos 90 डिग्री प्लस अल्फा माइनस डेल्टा माइनस फाइव। इसमें लिखेंगे कॉस ऑफ कितना 90 डिग्री प्लस अल्फा माइनस कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा माइनस कितना 5 हो गया। अब इसको हम घटा रहे हैं, इसको हम लोग घटा रहे हैं, माइनस कितना कॉस ऑफ कितना माइनस ऑफ कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस कितना डेल्टा माइनस 5, इतना हम लोग इसको लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारा TD का इक्वेशंस आ गया। TD का इक्वेशंस आ गया VL-IL कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा माइनस ऑफ कितना डेल्टा माइनस 5 माइनस कॉस ऑफ कितना 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस कितना डेल्टा माइनस 5, इतना हमारा आ गया। जब इतना हमारा आ गया तब इसको हमारा ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ये कॉस C माइनस कॉस D क्या होता है बताइए, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2 के बराबर होता है। तो ये हमारा जो TDM होगा TD इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VL इंटू IL, इसको लिख सकते हैं 2 sin C प्लस D बाई 2 sin C प्लस D बाई 2, ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा VL इंटू IL, हमारा साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ कितना डेल्टा माइनस 5 आएगा कैलकुलेशंस करने के बाद। ठीक है, तो जब आपका कैलकुलेशन करने के बाद आपका ऐसा आया तब इसमें देखो कि क्या हम लोग लिख सकते हैं, तब हम लोग इसमें ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि साइन अल्फा जो है से कांस्टेंट है, क्योंकि एल्युमिनियम डिस्क जो है से आपका फिक्स है, अल्फा उसके लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ से देखिए 2 साइन अल्फा को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, 2 साइन अल्फा को हम लोग क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो ये हमारा 2 है, तो हमारा सिंस 2 साइन अल्फा इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि अल्फा इज कांस्टेंट फॉर किसके, एल्युमिनियम, सिंस बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों है, बिकॉज अल्फा इज कांस्टेंट फॉर एल्युमिनियम डिस्क, एल्युमिनियम डिस्क के लिए कांस्टेंट होगा। जब एल्युमिनियम डिस्क के लिए कांस्टेंट होगा, ये बेसिकली कैसा टॉर्क है, ये बेसिकली आपका क्या मेजर टॉर्क है। तो ये जो हमारा TD मेजर जो आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा BL इंटू IL इंटू साइन ऑफ कितना डेल्टा माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ डेल्टा माइनस 5 के बराबर हो जाएगा, तो TDM जो हो जाएगा VL-IL साइन ऑफ डेल्टा माइनस 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि बात समझ गए होंगे। एक क्या हो गया बताइए, आपका मेजर टॉर्क हो गया, मेजर पावर हो गया कितना, VL-IL साइन डेल्टा माइनस 5 के बराबर हो गया। यहाँ यही हमारा मेजर टॉर्क, देखिए पावर है, ये पावर को अगर रिस्पेक्टिव टाइम के लिए अगर मेजर करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। इसी टॉर्क के कारण ये स्पिंडल क्या करता है, घूमता है। यदि हम इसके बाद बात करते हैं कि ये जो डेल्टा का मान यदि हमारा 90 डिग्री हो जाए, यदि हमारा डेल्टा का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इफ डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, इफ डेल्टा इक्वल टू, ऐसा हम लोग माने, इफ डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कब होगा बताओ, जब हमारा किसके बीच एंगल डेल्टा है बताइए,
डेल्टा जो है V और किसके बीच, IPC के बीच का एंगल है। तो ये 90 डिग्री कब हो सकता है, जब ये प्योर इंडक्टिव होगा। इफ डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इसका ये मतलब हुआ प्रेशर कॉइल इज एज्यूम्ड टू बी प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। जबकि वाटमीटर में हम लोग क्या बात करते थे कि प्रेशर कॉइल इज एज्यूम्ड टू बी प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, प्रेशर कॉइल इज एज्यूम्ड टू बी प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। इफ डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री then pressure coil are assumed to be purely inductive in nature। तो प्रेशर कॉइल क्या होगा बताइए, प्योरली इंडक्टिव इन नेचर होगा। इफ डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, देन प्रेशर कॉइल आर एज्यूम टू बी प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। ये क्या होगा बताइए, प्योरली इंडक्टिव इन नेचर होगा। अब यहाँ तक बात समझिए। तो अब हमारा है इसमें कुछ न कुछ ईरर आएगा। ये हमारा अगर हमारा ऐसा करेंगे तब देखिए मेजर टॉर्क जो होगा TDM जो होगा अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा VL/IL साइन 90 डिग्री माइनस 5। 90 डिग्री 5 कहने का मतलब क्या हुआ बताइए, cos 5। 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो TDM जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, VL/IL इंटू कितना होगा बताइए, cos 5 के बराबर होगा। ये जो हो गया से मेजर वैल्यू बेसिकली क्या हो गया, ट्रू वैल्यू के बराबर हो गया। ये जो है से मेजर नहीं है, ये जो है से क्या है, ट्रू वैल्यू है। ये जो है से क्या है बताइए, ट्रू वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, AC पावर का है, यानी कि ये जो हो गया से आपका क्या हो गया बताइए, ट्रू वैल्यू हो गया। ये जो बेसिकली क्या है, ट्रू वैल्यू है। TD ट्रू मतलब TD हो गया से डिफ्लेक्शन टॉर्क है, जिसके कारण इसकी पॉइंटर क्या कर रहा है, घूम रहा है। TD जो है से डिफ्लेक्शन टॉर्क हो गया। T मतलब क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया, यानी कि ट्रू वैल्यू हो गया। अब बताइए अगर डेल्टा 90 डिग्री है तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर डेल्टा का मान 90 डिग्री से कम होते जाएगा तो इसमें एरर होना क्या है, बिल्कुल स्वाभाविक है। एरर का होना बिल्कुल इसमें क्या है, स्वाभाविक है। कब, जब ये डेल्टा का मान 90 डिग्री नहीं होगा तब। 90 डिग्री कब नहीं होगा, जब ये प्योरली इंडक्टिव नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है। तो एरर कितना आएगा बताइए, तो एरर हमारा आएगा, देखते हैं एरर इन एनर्जी मीटर कितना आता है। तो ये मेजर वैल्यू है, क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो एरर का हम लोग बात करते हैं। एरर हम लोग जानते हैं क्या आता है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाय में कितना होता है बताइए, ट्रू वैल्यू। तो हम एरर का अब हम लोग बात कर लेते हैं किसमें, एनर्जी मीटर में। देखते हैं कि कितना एरर आता है, ठीक है। तो अगला हेडिंग है आपका एरर इन एनर्जी मीटर। देखते हैं कितना एरर आता है, एरर इन एनर्जी मीटर। नेक्स्ट हेडिंग है एरर इन एनर्जी मीटर, कि एनर्जी मीटर में एरर कितना है। एरर इन एनर्जी मीटर में एरर क्या है। एरर इक्वल टू क्या होता है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर इक्वल टू क्या है, मेजर वैल्यू माइनस कितना, ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाय में कितना होगा बताइए, ट्रू वैल्यू। मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाय में कितना होगा बताइए, ट्रू वैल्यू होगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। यानी कि एरर जो होगा यहाँ से ध्यान दीजिए, एरर इक्वल टू क्या होगा बताइए, TDM माइनस TD ट्रू बाय में कितना, TD ट्रू इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो अब देखते हैं मेजर वैल्यू कितना है। मेजर वैल्यू तो ये है, ट्रू वैल्यू क्या है, ये है। तो दोनों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एरर इक्वल टू जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, TD मेजर जो होगा VL/IL इंटू कितना है, साइन डेल्टा माइनस 5 माइनस ट्रू वैल्यू कितना है, VL/IL cos 5 डिवाइड बाय में कितना है, ट्रू वैल्यू VL/IL इंटू कितना, cos 5 के बराबर है। यहाँ तक हम लोग बात समझ गए। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे कि और इसमें अगर हम बात करें तो देखो VL/IL कॉमन आ जाएगा। VL/IL क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो VL/IL इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखो VL/IL को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया बताइए, साइन डेल्टा माइनस 5 माइनस कितना हो गया बताइए, cos 5 डिवाइड बाय में कितना हो गया, VL/IL इंटू कितना हो गया बताइए, cos 5 के बराबर हो गया।
यहाँ से देखो VLIL क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो देखिए हमारा परसेंटेज एरर जो होगा, परसेंटेज एरर जो होगा कितना के बराबर होगा बताइए, ये हमारा साइन ऑफ कितना, डेल्टा माइनस फाइव, साइन ऑफ कितना होगा बताइए, डेल्टा माइनस फाइव माइनस कितना हो जाएगा कॉस फाइव, डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा कॉस फाइव, इंटू कितना हो जाएगा 100 के बराबर। ये क्या हो गया बताइए, परसेंटेज एरर हो गया। परसेंटेज एरर हो गया कितना हमारा, साइन डेल्टा माइनस फाइव माइनस कितना कॉस फाइव डिवाइड बाई कॉस फाइव इंटू कितना 100। यहाँ पर डेल्टा का मान क्वेश्चंस में आपको गिवन रहेगा और फाइव का मान भी क्वेश्चंस में आपको गिवन रहेगा। इस तरह से आप परसेंटेज एरर को बिल्कुल ईजी वे में आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। क्लियर है सर, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल के कारण भी क्या आता है, एरर आता है। ठीक है, ये हमारा प्रेशर ड्यू टू द एरर कॉइल, ये हमारा देखते हैं क्या कैसे उसको कंपनसेट करते हैं। ठीक है, कैसे उसको हम लोग खत्म करेंगे, कैसे कंपनसेशन करेंगे, कैलिब्रेशन कैसे, उसको हम लोग कैलिब्रेशन भी बोलते हैं, कंपनसेशन बोले या फिर कैलिब्रेशन बोले, खत्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपका सिलेबस में आपका कैलिब्रेशन टर्म करके दिया है, तो उसी को हम लोग कंपनसेशन बोल रहे हैं, खत्म करना, कैसे उसको खत्म कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा यहाँ तक हम लोग ये देखें कि अगर हमारा इंडक्टिव रहेगा तब कोई एरर नहीं आएगा, अगर हमारा प्योर इंडक्टिव रहेगा तब कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर इंडक्टिव नहीं रहेगा, प्योर इंडक्टिव कौन सा, प्रेशर कॉइल, तो एरर आएगा। तो हम लोग उसको कंपनसेट करते हैं, जिसको हम लोग कैलिब्रेशन भी बोल रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एरर बाय प्रेशर कॉइल, कंपनसेशन ऑफ एरर, कंपनसेशन ऑफ एरर, कंपनसेशन ऑफ एरर बाय प्रेशर कॉइल, कंपनसेशन ऑफ एरर बाय प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल के द्वारा एरर को हम लोग क्या करना है, कंपनसेशन करना है। कंपनसेशन मतलब खत्म करना है। अभी देखिए ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि ये आपका भी था, ये इंडक्टिव नेचर का था, ये एंगल मान लीजिए कि आपका क्या था, IPC था, ये एंगल क्या था बताइए, IPC था, और एक एंगल क्या था, डेल्टा था, भी था, यही क्या था बताइए, 5PC था। अब ये डेल्टा जो है 90 डिग्री नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्यों नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एडिशनल हम लोग कॉपर शेडिंग रिंग को लगाते हैं। ये जो एडिशनल देख रहे हैं, यही जो है से कॉपर शेडिंग रिंग है। इस रिंग को स्पेशल नाम देते हैं, फिगर में आप बना लीजिएगा, इसको नाम देते हैं कॉपर शेडिंग रिंग। ये कॉपर शेडिंग रिंग का काम क्या है बताइए, ये जो कॉपर शेडिंग रिंग का काम क्या है कि फ्लक्स जो है थोड़ा इधर हवा में भी लीक कर रहा होगा, लेकिन इसको हवा में लीक नहीं करने देगा, डायरेक्टली स्ट्रेट जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इसका इंडक्टिव नेचर को बढ़ा देगा। अगर इंडक्टिव नेचर को बढ़ा देगा तभी IPC मान लिया कितना एंगल से हो रहा होगा, तो ये हमारा IPC का जो वैल्यू होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा लैगिंग हो जाएगा ये IPC, लेकिन एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होगा, ये डेल्टा डैश होगा। ये IPC कब है, ये IPC डैश कब है, विथ क्या है बताइए, विथ शेडिंग कॉइल। ये क्या है बताइए, विथ शेडिंग कॉइल है, विथ शेडिंग कॉइल है। एक कब का है बताओ, विदाउट शेडिंग कॉइल। एक विथ शेडिंग कॉइल है, एक क्या बताइए, विदाउट शेडिंग कॉइल है। तो यहाँ शेडिंग कॉइल अगर हमारा डालने से बाई शेडिंग कॉइल हमारा एंगल क्या हो जाता है, डेल्टा डैश क्या होता है, बाई यूजिंग शेडिंग कॉइल, शेडिंग कॉइल, प्रेशर कॉइल becomes more inductive होगा, then delta approaches to 90 डिग्री। ये बेसिकली 80 से 85 डिग्री प्रैक्टिकल केस में होता है। देन एरर विल बी रिड्यूस। ईयर क्या होगा बताइए, पहले की तुलना में क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये किसके कारण से हमारा बात करेंगे, तो ये कैसे कंपनसेट होगा बताइए, ड्यू टू द प्रेशर कॉइल। तो प्रेशर कॉइल के कारण से एरर क्या होगा, इसका कंपनसेट हो जाएगा। यहाँ तक होप सो आप बात को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग
अगला बात करते हैं, यानी कि अगर हम कॉपर सेटिंग यूज करते हैं तो प्रेशर कॉइल इंडक्टिव एंड एरर क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसीलिए हम लोग कॉपर सेटिंग कॉइल को रिड्यूस करते हैं, जिससे कि क्या हमारा सेटिंग से डेल्टा डैश ग्रेटर क्या होगा डेल्टा से, जिससे एरर क्या हो गया, कंपनसेट हो गया, कम से कम हुआ। अगर प्योरली हो जाएगा तो डेल्टा अगर 90 डिग्री हो जाएगा उस दौरान एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल केस में इन प्रैक्टिकल डेल्टा जो वेरी करता है 80 से 85 डिग्री। प्रैक्टिकल केस में डेल्टा जो वेरी करता है कितना डिग्री से, 80 डिग्री से लेकर के 85 डिग्री तक। तो आपको क्वेश्चंस में आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि शेडिंग कॉइल का उपयोग क्यों करते हैं। तो शेडिंग कॉइल का उपयोग करने से क्या होता है, जो भी फ्लक्स जो है से यूनिडायरेक्शनल हो गया, इधर उधर जो लीकेज फ्लक्स है वो क्या हो गया, घट गया। लीकेज फ्लक्स को घटने से ये जो कॉइल हो गया से ज़्यादा इंडक्टिव हो गया, डेल्टा का मान बढ़ा, जिससे कि एरर जो हो गया से क्या हो गया, कम से कम हो गया, एरर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। किसका रिड्यूस हो गया सर, तो आपका ये एनर्जी मीटर का। तो एरर को कम करने के लिए हम लोग शेडिंग कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, एनर्जी मीटर का। तो शेडिंग कॉइल का रोल आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखें कॉपर शेडिंग रिंग को उपयोग करके, कॉपर शेडिंग रिंग कहाँ लगाते हैं बताइए, ये कौन सा मैग्नेट है, शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट के मिडिल लिम्ब में हम लोग ये हमारा कॉपर शेडिंग रिंग को लगाते हैं, जिससे क्या होता है, लीकेज फ्लक्स को पुस्ट कर देता है, यानी लीकेज फ्लक्स जो इधर उधर भाग रहा होगा उसको भी हमारा एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर जाएगा, जिससे कि आपका टोटल ओवरऑल इंडक्टेंस नेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस नेचर घटेगा, इंडक्टिव होगा तो एरर क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब इसके अलावा हम लोग इसमें और क्या क्या एरर्स हो सकता है, टाइप्स ऑफ एरर इन एनर्जी मीटर, इसको हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर इन एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर में क्या क्या एरर्स हो सकता है, इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ एरर इन एनर्जी मीटर। टाइप्स ऑफ एरर इन एनर्जी मीटर। टाइप्स ऑफ एरर इन एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में कितना एरर होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए हमारा कितना एरर होगा। सबसे पहला जो होता है से आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एरर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन एरर, पहला एरर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन एरर। ये एरर क्या है, मान लिया जाए बहुत लाइट लोड है, बहुत क्या है, लाइट लोड। लाइट लोड मतलब बहुत कम है, एक एलईडी बल्ब जल रहा है, बहुत कम लोड है, ठीक है। उस तरह के सिचुएशन में क्या होता है, उस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि ये लोड से तो करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क इतना कम लग रहा है, ड्राइविंग टॉर्क बहुत कम है, तो फ्लक्स 5pc कम होगा। 5pc कम होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि यार कि कम होगा तो ये टॉर्क घुमाना चाहेगा इसको। लेकिन यहाँ पर क्या है बताइए, ये स्पिंडल है तो यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन फोर्स वगैरह होगा। ये हमारा क्या है, स्थिर है, ये क्या है, रोटेटिंग है, तो कुछ ना कुछ घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अगर टॉर्क बहुत स्मॉल रहेगा तो ये घर्षण बल के कारण से घूम ही नहीं पाएगा। इवन इफ लोड से होकर करंट फ्लो कर रहा है, तो लोड से होकर के करंट फ्लो कर रहा है और घूम नहीं रहा है, तो बिल उठेगा क्या, नहीं। यानी कि आप बिजली खर्च कर रहे हैं लेकिन आपका मीटर उठ नहीं रहा है, यानी कि रीडिंग आपको ज्यों का त्यों है, जैसे था वैसा ही है, यानी कि क्या है, मीटर में एरर है। कि आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं फिर भी क्या मीटर्स का रीडिंग्स ज्यों का त्यों है, मतलब इसका ये मतलब हुआ मीटर्स में एरर है। किसके कारण से एरर है, तो फ्रिक्शन एरर, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन के कारण से एरर है। इस एरर को बोलेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन एरर, यानी कि रुका का रुका रह जाएगा, ठीक है। इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, कि ज्वेल बेरिंग में लुब्रिकेंट डालते हैं जिससे चिकनाहट हो या आसानी से क्या हो जाए, घूम जाए। तो यानी कि हमारा एक स्टैटिक फ्रिक्शन एरर है। क्यों होता है, ये लाइट लोड कंडीशंस में होता है। एक ऐसा एरर है कि बिजली आप उठा रहे फिर भी मीटर नहीं कोई बिल दे रहा क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा है। तो एक एरर ये हो सकता है कि बिजली खर्च कर रहे फिर भी रोटेशन ना हो। एक और एरर हो सकता है जो कि बिजली खर्च नहीं कर रहे फिर भी रोटेशन हो जाए और बिजली मीटर उठ जाए। तो पहला टाइप का एरर क्या है, आप बिजली खर्च कर रहे फिर भी नहीं उठ रहा, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन एरर। दूसरा एरर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग एरर। दूसरा एरर क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एरर। ये जो क्रीपिंग एरर है ये कब आता है मीटर में, दिस इज द क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग एरर हमारा तब आता है जैसे कि
हमारा मान लीजिए कि कोई आप लोड नहीं दे रहे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मीटर में लाइन आ रहा है, मीटर में लाइन आ रहा है तो प्रेशर कॉइल के थ्रू क्या है, फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स इसको क्या करेगा, धक्का देगा। किसको धक्का देगा, डिस्क को धक्का देगा। तो धक्का देगा तो इसमें क्या होगा, थर्मल वाइब्रेशंस होगा। तो धक्का देगा, थर्मल वाइब्रेशंस के कारण क्या होगा, स्लोली 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 क्या करेगा, रोटेट करना चालू कर देगा। जब स्लोली स्लोली रोटेट करेगा तो देखे होंगे एक आध महीना तक आप घर चले गए होंगे, फिर भी देखे होंगे एक यूनिट उठ गया, स्लोली स्लोली क्या किया, रोटेट कर गया। क्या हुआ, क्योंकि उस मीटर में आपका कनेक्शन था, बिजली था, और ये प्रेशर कॉइल जो है, प्रेशर कॉइल, इसको एरर को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट यूज किए। तो क्या हो गया, बहुत चिकनाहट हो गया, इजीली घूम सकता है। यहाँ थर्मल वाइब्रेशन के कारण स्लोली घुमा तो यूनिट तो आपका उठ ही जाएगा। तो यूनिट उठ गया तो क्या हो गया बताइए, एरर हो गया। आप बिजली खर्च नहीं किए फिर भी क्या हो गया, बिजली उठ गया। तो इस एरर को बोलते हैं क्रीपिंग एरर। इस एरर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रीपिंग एरर। तो क्रीपिंग एरर किस में होता है, एनर्जी मीटर में। एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आया था क्वेश्चन, क्रीपिंग एरर किससे रिलेटेड है, तो एनर्जी मीटर से। ठीक है, इसमें आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन एरर है, दूसरा क्या है, क्रीपिंग एरर है। क्रीपिंग एरर कब आता है, जब बिजली आप यूज नहीं कर रहे फिर भी मीटर बिल दे रहा, तो क्रीपिंग एरर। आप बिजली यूज कर रहे हैं फिर भी बिजली बिल नहीं आ रहा, तो ऐसे एरर को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन एरर। और क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डायगोनली डायमेट्रिकली जो हम लोग दो होल करते हैं, जिससे क्या ये फ्लक्स जो है से निकल जाए और इसमें वाइब्रेशंस वगैरह ना हो। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एरर को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारा ये आपका क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए हम लोग दो डायमेट्रिकली क्या कर रहे हैं, होल को क्रिएट कर रहे हैं। दो डायमेट्रिकली आपका होल को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तक बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात किए दिस कंप्लीट अबाउट द एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के अबाउट हमारा पूरा कंप्लीट हम लोग बात किए। ठीक है, कैसा लगा हमारा एनर्जी मीटर, तो कमेंट सेक्शंस में आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा लेक्चर्स। यदि मेरे लेक्चर्स अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों में शेयर भी करना है। साथ ही साथ इसी तरह का मेरा पूरा मेजरमेंट का लेक्चर देखना चाहते हैं या पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरा एक ऐप है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का ऐप है। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का आपका मोबाइल ऐप है। तो ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा इसका लिंक। ठीक है, नहीं भी तो आपका प्ले स्टोर में आपका अवेलेबल है, तो प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। इसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब हम आपको बताएगा। ठीक है, इसके अलावा सारा चीज़ आप इंटर कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो एक चैट सेक्शन होगा, एक होगा बीच में आपका स्टोर सेक्शन। इस स्टोर पर सर्च कीजिएगा तो आपका बहुत सारा कोर्स आएगा। आपका ज़रूरत का कोर्स जो भी होगा व्यू ऑल करके देख लीजिए। वहाँ पर जो भी कोर्स आपको चाहिए टेक्निकल से रिलेटेड, ऑल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपका अवेलेबल है। बहुत सारा कोर्सेस अवेलेबल है, जो आपका नीड का होगा ले सकते हैं। ठीक है, परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में सारा चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, और इसी तरह से मैं सारे सब्जेक्ट को मैं डील करता हूं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं लगभग सारे पेपर को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और आपका मेरे साथ में और सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो सभी मिल करके कुछ पेपर्स को पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे को पढ़ेंगे। अगर आप नए मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताएं। और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर पूरा लेक्चर्स को आप मेरा देख सकते हैं। क्लियर? तो बाकी और लेक्चर्स में आगे का टॉपिक का बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।